हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द लॉ हैक। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नेचर, फीचर, इंट्रो सब कुछ जान लिया है। आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग कैसे हुई, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, कुछ भी कह सकते हो आप। अब हम देखते हैं वन बाय वन। वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा तो शांति से बैठ के सुनना मजा आएगा। फर्स्ट हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1713। क्या हुआ इसमें? पांच बातें छोटी छोटी सी, बहुत आसान वे में समझेंगे। लॉ मेकिंग पावर जो है वो किसके पास चली गई? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट दे दी गई। कुछ नहीं हुआ, बस पोस्ट चेंज कर दी। यहाँ पे क्या हुआ? फिर थर्ड पॉइंट आता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? वेलन हेस्टिंग थे। कहाँ के? बंगाल के। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। उस टाइम के जो सुप्रीम कोर्ट होते थे, अभी के जो सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों में बहुत फर्क है। ये सुप्रीम कोर्ट अलग था, वो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग है। ठीक है, कि बहुत सारे कोर्ट के जो सिस्टम्स थे वो हम लीगल हिस्ट्री जो होगा, हमारा लॉ में जो लीगल हिस्ट्री होता है उसमें हम पढ़ेंगे कि कोर्ट का सिस्टम कैसे इवेल्युएट हुआ, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो बड़ा आगे। तो सुप्रीम कोर्ट बनाए गए कहाँ पे? कैलकाटा में। फिर आता है हमारा पांचवा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो चीज हम लोग जानते हैं कि क्या होती है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर जो है वो नीचे वाले लेवल के पास भी होती है। सेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर जो है वो सिर्फ ऊपर अपर लेवल के पास होगी। तो यहाँ पे क्या है? सेंट्रलाइजेशन हो गया किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव का। यानी कि जितने भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा? अपर लेवल के लोग लेंगे, सिर्फ सेंटर लेगा, यूनियन लेगा। उनसे नीचे के लेवल जो है लोग डिसीजन नहीं ले सकते। ये हो गया हमारा छोटा सा एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो 1773 में। सेकेंड हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसमें क्या हुआ? कमर्शियल फंक्शन जो थे कंपनी के, उनको पॉलिटिकल फंक्शन से अलग कर दिया। यानी कि कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन दोनों को अलग अलग रखा। इसके लिए हमने क्या करा, वहां के जो लोग थे उस टाइम के ब्रिटिशर्स, उन्होंने करा क्या करा, उन्होंने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बना दिए गए कमर्शियल फंक्शन देखने के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए। यानी कि दो अलग अलग बॉडीज बना दी गई। अब ये जो दो अलग अलग बॉडी बना दी गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डबल गवर्नेंस, अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नेंस, जो आज के टाइम पे हमारे यहाँ नहीं चलता। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये कौन लेकर के आया था? विलियम पिट नाम के व्यक्ति लेकर के आए थे, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश पीएम थे। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा आता है चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट जो लेकर के आए। उसमें क्या हुआ? जो यहाँ पर ये अलग अलग सेपरेशन कर दिया था ना, कंपनी के जो पावर्स है, पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिए, कमर्शियल फंक्शन अलग कर दिए। तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने? टेरिटोरियल अकाउंट्स और कमर्शियल अकाउंट्स का सेपरेशन करा। यानी कि एक टेरिटरी से जो भी काम आ रहा है उन सबके अकाउंट्स को अलग रखो, और जो कमर्शियल फंक्शन कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ट्रेड कर रही है, उसके अकाउंट्स को अलग रखो। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, कंपनी शुड इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आदेश भी दिए गए कि कंपनी को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इंडियंस की एजुकेशन के ऊपर भी करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, डिप्राइव द मोनोपोली ऑफ ट्रेड। डिप्राइव द मोनोपोली ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहले क्या काम करती थी? इंडिया से जितना भी माल सप्लाई होता था, जो भी माल आता था, जो भी सामान जा रहा है, जो भी सामान आ रहा है, सब कुछ क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में रखती थी। यहाँ पे उन्होंने क्या करा? 1813 के बाद मोनोपोली जो थी उसको डिप्राइव करा, मतलब उसको कम करना चालू कर दिया। कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स भी थे जिनके लिए ये ओपन कर दिया कि वो लोग भी अब इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक टी और एक ट्रेड विद चाइना, ये दो चीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में रखी। ठीक है, ये बहुत इजी सा है, समझ में आ गया होगा क्या है। अब आता है चार्टर एक्ट 1833। 13 के बाद आया 1833 में। फिर उसके बाद आता है, इसमें हम लोग देखते हैं तीन पॉइंट क्या क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? वो एक कमर्शियल बॉडी थी पहले, यानी कि ट्रेड करने के पर्पज से इंडिया में आए थे, ट्रेड व्रेड सब करा उन लोगों ने। फिर बाद में वो क्या बन गई? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। यानी कि सामान बेचना खरीदना करते करते उन लोगों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में ले लिया। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी कि यहाँ पे जो हमने पोस्ट देखी थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, इस पोस्ट को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और ये कौन थे? विलियम बेंटिक थे। तीसरा पॉइंट आता है लेजिस्लेटिव पावर जो थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी। यानी कि पहले रूल्स कौन बना रहा था?
पार्लियामेंट बना रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही थी। यहाँ पे हमने देखा ना लॉ मेकिंग पावर किसके पास थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो किसके हाथ में दे दी, गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी। अब हम देखने वाले हैं कि चार्टर एक्ट 1853 के बाद से क्या क्या हुआ। ठीक है, ये हम 5, 6, 7, 8 4 एक्ट हम लोग वापस से देखेंगे। पहला इसमें हुआ कि ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन इन सिविल सर्विसेज। जितने भी सिविल सर्विस के मैटर्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था पूरे टेरिटरी का, उसमें अब इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया था, यानी अब इंडियंस भी सिविल सर्विसेज का पार्ट हो सकते थे। दूसरा आया न्यू प्रेसिडेंसीज और लेफ्टिनेंट गवर्नर। कई सारे न्यू प्रेसिडेंसीज भी बनाए गए और एक नया पोस्ट हमको मिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि गवर्नर जनरल और या गवर्नर की पोस्ट हुआ करती थी, अब आ गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। तीसरा पॉइंट आया सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी था फंक्शंस, टेरिटोरियल अलग कर दिए गए थे, कमर्शियल फंक्शंस अलग कर दिए गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अलग कर दिए गए थे, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग कर दिए गए थे। अब यहाँ पे क्या आया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। बाद में इसके बाद आया हमारा 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ चलिए देखते हैं। एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, हमने पहले देखा था 1833 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दी गई थी। यहाँ पे क्या करता, ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड ऑफ रूल हो गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर रही थी, तो कौन रूल कर रहा था, तो जो इंडियन टेरिटरी थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। अब ब्रिटिश क्राउन वहां बैठे बैठे यहाँ कंट्रोल कर रहे थे। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा, गवर्नर जनरल जो थे उनकी पोस्ट को हमने क्या बना दिया, वाइसरॉय की पोस्ट बना दी। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट वाइसरॉय बने। इसके बाद आएगा अबॉलिश्ड द डबल गवर्नेंस सिस्टम। जो हमने डबल गवर्नेंस सिस्टम देखा था कि काउंसिल्स होंगे, बोर्ड होगा अलग से जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स अलग मैनेज करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग मैनेज करेगा, तो वहां जो डबल गवर्नेंस सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया था। किसने अबॉलिश किया, ब्रिटिश क्राउन ने। इसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में। इसके बाद आया ये वाला एक्ट। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल वॉज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वेटो पावर। वेटो पावर क्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते आपको आगे समझ में आएगा। मोटा मोटे मैं बता देता हूँ कि वेटो पावर होती है, प्रेसिडेंट को दी गई है हमारे इंडिया में। ये क्या करते हैं, जब भी कोई पार्लियामेंट में बिल या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जा रहा है या कुछ भी ऐसा मैटर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये प्रेसिडेंट जो है हमारे वो वेटो पावर को यूज करते हैं और उस बिल को हटा देते हैं। और भी तरीके के वेटो पावर्स होते हैं, ये हम आगे वीडियोस में जानेंगे। और क्या हुआ यहाँ पे काउंसिल एक्ट में, जो राजा महाराजा हुआ करते थे इंडिया के टाइम पे, या जो जमींदार या जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो इंडियन लोग थे, उनको लेजिस्लेटिव में स्पेस दे दिया गया। यानी कि यहाँ पे हमने देखा था इंडियंस अब धीरे धीरे सिविल सर्विसेज का पार्ट बनने लग गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियंस जो है वो धीरे धीरे लेजिस्लेटिव फंक्शन का भी पार्ट बनने लग गए। अब हम लोग देखते हैं 8वां पॉइंट, ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें क्या करा, एडिंग मोर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। पहले तो इन लोगों ने ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब इन लोगों ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी उसके साथ जोड़ना चालू कर दिया। इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड नाउ डिस्कस बजट। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो कि लॉज बनाने, रूल्स बनाने का काम करता था, वो अब बजट पे भी डिस्कशन कर सकता था। किसको कितना पैसा देना है, कहाँ से कितना पैसा लेना है, रेवेन्यू के रेट क्या रखने हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब भी प्लान अप कौन करने लग गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लान करने लग गया। और एक चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, ये हम इलेक्शन के वीडियो में जानेंगे। हम लोगों ने 8 पॉइंट तक देख लिया है। अब हम लोग 9 से 12 तक देखने वाले हैं। 9, 10, 11, 12। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बोर भी महसूस होने लग गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्या होता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था जो 1999 का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं ये आप लोग बताइए। इसमें हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि इंडिया ने क्या देखा, फर्स्ट सबसे पहले इलेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया उसके थ्रू। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन मेंबर बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का।
हम लोग पहले देख चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों अलग अलग कर दिए गए थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के क्या इंडियन मेंबर, जो फर्स्ट इंडियन मेंबर थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब हम लोग देखते हैं 10th पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1909 में ये आ गया, 1919 में ये आ गया। अब इसमें क्या हुआ? डायरकी वाज इंट्रोड्यूस। बोलेंगे डायरकी क्या है? तो डायरकी क्या होता है भैया? एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स अलग हो जाते हैं, मिनिस्टर्स अलग हो जाते हैं। ये लोग एग्जीक्यूटिव का ध्यान रखेंगे, ये लोग रूल्स बनाने का ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू सेंटर और स्टेट। यहाँ पे क्या कर दिया? हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रलाइजेशन कर दिया था पावर्स का, सेंट्रलाइजेशन हो गया था, इंडिया में सेंट्रलाइजेशन चल रहा था। यहाँ पे क्या करा? सेंटर और स्टेट में अलग अलग जो गवर्नमेंट है उसको डिवाइड कर दिया कि सेंटर की गवर्नमेंट अलग रहेगी, स्टेट की गवर्नमेंट अलग रहेगी। तीसरा इसमें क्या चीज लाई गई? बाई कैमरा लेजिस्लेचर लाया गया। बाई कैमरा लेजिस्लेचर भी इसी बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करता है कि सेंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होगा और काउंसिल ऑफ स्टेट अलग होगा। नाम से समझ में आ रहा है आपको कि ये सेंटर के लिए रूल्स बनाएंगे, ये लोग स्टेट के लिए रूल्स बनाएंगे। अब आता है हमारा 11th पॉइंट। 11th पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर पार्ट या मेजर प्रोविजंस हम लोग बोल सकते हैं कि इससे मिलते जुलते लिए गए हैं। जो रूल्स कहां पर थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे। काफी सारी चीजें जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट से ली गई है। तो पहला हम लोग देखते क्या हुआ इसमें। ये एक्ट क्यों लाया गया? जो साइमन कमीशन था उसका रिजल्ट था ये एक्ट। साइमन कमीशन बनाया गया था, क्यों बनाया था ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि साइमन कमीशन क्या होता है। इस पे भी हम लोग डिटेल वीडियो डाल देंगे एक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लाया गया वो इसका रिजल्ट था, साइमन कमीशन का रिजल्ट था। दूसरा आता है हमारा एन अटेम्प्ट टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश क्राउन या ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी अत्याचार कर रहे थे इंडियंस के ऊपर, तो ये क्या बनाया गया? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए एक बहुत बड़ा एक्ट था कि गवर्नमेंट अब मनमाने काम नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट इसमें है डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि पावर, जो रूल्स मेकिंग पावर थी, किन मैटर्स के ऊपर आप रूल बना सकते हो, जो कि आज के टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, मिक्स है, जो कि यूनियन स्टेट दोनों मिलके जिसके ऊपर रूल बना सकते हैं उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। उस टाइम पे ये क्या थी? फेडरल लिस्ट हुआ करती थी, प्रोविंशियल लिस्ट हुआ करती थी और कॉन्करेंट लिस्ट हुआ करती थी। एक होता है रेसिडुअरी पावर, जो उस टाइम पे वाइसरॉय के पास थी। अब बोलेंगे रेसिडुअरी पावर क्या होता है? तो भाई लोग, जब ये रेसिडुअरी पावर, इसका मतलब आता है कि इन लिस्ट में अगर कुछ ऐसा मैटर नहीं है जो एक्सप्रेसली इसमें दिया हुआ है, लिस्ट में अगर नहीं दिया ऐसा कुछ भी, अब उसके बारे में अगर रूल बनाना है तो कौन बनाएगा? तो रेसिडुअरी पावर जिसके पास होगी वो व्यक्ति उसके ऊपर रूल बना सकता है। उस टाइम पे किसके पास थी? वाइसरॉय के पास थी। और एक चीज इसमें हुई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट इन दिल्ली। पहले हम लोगों ने देखा था कि कैलकाटा के में क्या करा था? सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। अब यहाँ पे क्या करा? दिल्ली में फेडरल कोर्ट बना दी गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आता है ऑगस्ट ऑफर 1940। ऑगस्ट ऑफर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 8 अगस्त को आया था, अगस्त के मंथ में आया था, तो इसको अगस्त ऑफर नाम दे दिया गया। अब ये क्यों नाम दिया गया, क्या करा, इसका तो कुछ खास प्रमाण है नहीं। 1940 में ये आया था। क्या करा इसमें? फर्स्ट पॉइंट आता है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या करा था? अटेम्प्ट करा था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का। यहाँ पे क्या करा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये लोग पूरी तरीके से लेकर के आ गए। दूसरा पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वाज क्रिएटेड, जिसको कि हमने बाद में क्या करा था? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहां से आया? ऑगस्ट ऑफर से आया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है वो बनना स्टार्ट हो गई। तीसरा पॉइंट आता है रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ इंडियंस। इंडियंस के अधिकारों को भी थोड़ा बहुत तवज्जो मिलने लगी, थोड़ा बहुत उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया। गाइस 12th पॉइंट ऑगस्ट ऑफर तक हम लोग देख चुके थे। अब हम 13, 14, 15 देखेंगे कि क्या होता है। 13 है क्रिप्स मिशन 1942। इसमें क्या हुआ? क्लेमेंट एटली जो थे, इन लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया, ब्रिटेन वॉज रेडी टू गिव फ्रीडम। अब अनाउंसमेंट ये हो चुका था कि ब्रिटेन जो है वो तैयार है इंडिया को फ्रीडम देने के लिए। ट्रांसफरिंग ऑफ पावर इनटू रिस्पॉन्सिबल हैंड। इस जो एक्ट हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, इसमें यह भी देखा गया कि
कि पावर को कब ट्रांसफर करा जाए रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में। ठीक है, 14 पॉइंट आता है कैबिनेट मिशन 1946। इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी है उसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई। अनडिवाइडेड इंडिया वाज कॉन्सेप्चुअलाइज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ कमिटीज थी जिसकी वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। फिर इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहला हुआ जुलाई 1946 में। फाइनली 15th पॉइंट आ गया हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। माउंटबेटन जो था ये पार्टीशन प्लान लेकर के आया, पाकिस्तान का अलग और यूनाइटेड हिंदुस्तान का अलग। एबोलिशन ऑफ सॉवरेनिटी हुआ किसका, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब हमारे यहाँ राज नहीं करेगा। नो लॉन्गर क्राउन, क्राउन अब नहीं है। इंडिया इज अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। एक पॉइंट आता है पावर टू लेजिस्लेट किसके पास चला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास चला गया। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 क्या हुआ, मिडनाइट में ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।